स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रो प्रोपेगेशन को स्टडी करेंगे। जो हेटेरोजाइगस जीनोटाइप होता है उसका मल्टीप्लिकेशन या प्रोपेगेशन वेजिटेटिव मेथड से करना आवश्यक होता है, क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में केवल माइटोटिक सेल डिवीजन होते हैं, जिससे जो हेटेरोजाइगस है उसके जो अलील्स हैं वो अलग अलग नहीं हो पाते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से जो प्रोजेनी प्राप्त होती है उसे हम एक क्लोन कहते हैं, और जो एक क्लोन के सभी मेंबर्स होते हैं उनका सेम जीनोटाइप होता है। कन्वेंशनली जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसे कटिंग द्वारा या बडिंग द्वारा या ग्राफ्टिंग द्वारा किया जाता है। टिश्यू कल्चर टेक्निक की सहायता से भी हम रैपिड क्लोनल प्रोपेगेशन कर सकते हैं। इसे माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं, यानी कि टिश्यू कल्चर टेक्निक्स के द्वारा भी हम बहुत सारे प्लांट्स को प्राप्त कर सकते हैं, और जो प्लांट्स प्राप्त होते हैं उनका सेम जीनोटाइप होता है या वो क्लोन होते हैं। इस प्रोसेस को माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं, अर्थात टिश्यू कल्चर के द्वारा रैपिड क्लोनल प्रोपेगेशन करना माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाता है। बायोटेक्नोलॉजी का केवल यही एक प्रोसेस है जिसको इंडिया में जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज है उसमें काम लिया जा रहा है, और इसे मेनली ऑर्नामेंटल प्लांट्स और जो फ्रूट ट्री है जैसे बनाना, इनके कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए काम में लिया जाता है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स को तो इंटायरली एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार किया जाता है, और कुछ फ्रूट्स जैसे बनाना या प्लांटेशन क्रॉप जैसे कार्डेमम, उन्हें डोमेस्टिक मार्केट के लिए तैयार किया जाता है। जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या जो क्लोनल प्रोपेगेशन का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि जो प्लांट्स प्राप्त होते हैं वो अपने जीनोटाइप में अपने पेरेंट प्लांट से आइडेंटिकल होते हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन को निम्न मेथड्स के द्वारा किया जा सकता है। इन्हें हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। फर्स्ट मेथड है प्रोलिफरेशन ऑफ एक्जिलरी बड्स। माइक्रो प्रोपेगेशन के इस मेथड में या तो शूट टिप या नोडल एक्सप्लांट को एक ऐसे कल्चर मीडियम पर रखा जाता है जिस पर साइटोकाइनिन और ऑक्जीन्स प्रेजेंट होते हैं। साइटोकाइनिन्स जो होते हैं वो शूट टिप और नोडल एक्सप्लांट में पहले से ही प्रेजेंट शूट बड को स्टिम्युलेट करते हैं, जिससे वह शूट में डेवलप हो जाती है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया भी गया है। कुछ और इन शूट्स पर लीव्स बन जाती है। इन लीव्स के एक्जिल में भी एक्जिलरी बड्स बन जाती है। कुछ स्पीसीज में ये एक्जिलरी बड्स फिर स्टिम्युलेट होकर के शूट में डेवलप हो जाती है, जिसके पश्चात ये शूट्स को काट लिया जाता है और उन्हें फ्रेश मीडियम पर सब कल्चर कर लिया जाता है, जिससे मल्टीप्लिकेशन रेट्स जो है वो बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाता है। जबकि कुछ स्पीसीज में जो शूट बनता है
और उन पर जो लीव्स बनती हैं उनके कक्ष में उपस्थित एक्सिलरी बड्स शूट्स नहीं बनाती है, तो इस कंडीशन में जो बी रूट है जो डायग्राम में दिखाया गया है, इसमें शूट को छोटे छोटे नोडल एक्सप्लांट्स में काट लिया जाता है और अब इन नोडल एक्सप्लांट्स को फ्रेश कल्चर मीडिया पर रख के न्यू शूट्स प्राप्त कर लेते हैं और यही प्रोसेस जो है आगे चलता रहता है, जिससे हाई मल्टीप्लिकेशन रेट प्राप्त हो जाती है। जो वुडी ट्री होते हैं इनके माइक्रो प्रोपेगेशन में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है। एक तो इनकी इन विट्रो ग्रोथ बहुत कम होती है और इनको जब हम सब कल्चर करते हैं तो ये खराब हो जाते हैं। इनकी रूटिंग में डिफ़िकल्टीज आती है और इनका जो कल्चर होता है वो कंटेमिनेशन भी ज़्यादा हो जाता है। इसके लिए अधिकतर जो जुवेनाइल या जो सीडलिंग एक्सप्लांट है वुडी प्लांट्स के, उन्हें ही काम में लिया जाता है। इसके लिए जो मैच्योर एलाइट ट्रीज होते हैं उनकी कुछ ब्रांचेज को काट दिया जाता है और कटिंग वाली ब्रांच जगह पर जब न्यू ब्रांचेज आ जाती है और वे 1 ईयर ओल्ड हो जाती है तो उन्हें हम एक्सप्लांट्स के रूप में यूज कर लेते हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन का सेकंड मेथड है इंडक्शन ऑफ प्रोटोकॉर्म्स, बल्ब्स एंड एडोनटाइटियस बर्ड्स। बहुत सारी स्पीसीज में जो रैपिड क्लोनल प्रोपेगेशन है वह एडोनटाइटियस बर्ड्स, बल्ब्स और प्रोटोकॉर्म के इंडक्शन या उत्प्रेरण से होता है। एग्जाम्पल के लिए जो अधिकतर ऑर्किड्स हैं जब उनकी शूट टिप को एक्सप्लांट के रूप में यूज करते हैं तो उनसे राउंडेड बॉडीज बनती हैं जिन्हें प्रोटोकॉर्म्स कहते हैं और ये प्रोटोकॉर्म्स सीड जर्मिनेशन के समय एम्ब्रियो द्वारा बनने वाले प्रोटोकॉर्म्स के समान ही होते हैं। ये जो प्रोटोकॉर्म्स होते हैं ये आगे फिर डिवाइड होकर के और प्रोटोकॉर्म्स बनाते हैं और जब प्रत्येक प्रोटोकॉर्म को 4 से 6 पीस में कट कर लेते हैं और उन्हें सब कल्चर करते हैं तो प्रत्येक पीस से आगे बहुत सारे प्रोटोकॉर्म्स बनते हैं। इस प्रकार इस मेथड द्वारा प्रोटोकॉर्म्स को बहुत लंबे टाइम तक जो है मल्टीप्लाइड किया जा सकता है। जब प्रोटोकॉर्म्स को चोपिंग बंद कर देते हैं अर्थात उनकी कटिंग बंद कर देते हैं तो प्रत्येक प्रोटोकॉर्म जो है वो उसी मीडियम पर एक कंप्लीट प्लांट लेट में चेंज हो जाता है और इससे अप्रोच द्वारा एक सिंगल शूट टिप से 10 टू पावर 6 ऑर्किड प्लांट्स जो है तैयार किए जा सकते हैं। सेकंड जो अप्रोच है लिली में माइक्रो प्रोपेगेशन को जो इसमें बल्ब स्केल पाया जाता है उसके पीसीज को कल्चर करके किया जाता है। सामान्यतः जो बल्ब स्केल होता है उसके बेसल हाफ को 6 पीस में कट कर लेते हैं और जब प्रत्येक पीस को कल्चर मीडियम पर कल्चर करते हैं तो प्रत्येक पीस से 4 to 6 वीक में लगभग 18 बल्बलेट्स प्राप्त होते हैं और बाद में प्रत्येक जो ये बल्बलेट है ये एक सिंगल कंप्लीट प्लांट लेट बना देता है। जो आउटर बल्ब स्केल होते हैं उनकी रीजनरेशन कैपेसिटी हाई होती है जबकि इनर स्केल्स की रीजनरेशन कैपेसिटी कम होती है। कुछ स्पीसीज में जो एडोनटाइटियस शूट बर्ड्स हैं उन्हें भी माइक्रो प्रोपेगेशन के लिए
काम में लिया जाता है। कोई भी शूट बड जो शूट टिप या लीफ एक्जिल के अलावा प्लांट्स पर कहीं भी बनती है उसे हम एडवेंटाइटियस शूट बड्स कहते हैं। कुछ प्लांट्स में तो वैसे ही एडवेंटाइटियस शूट्स बड्स बनती है, जैसे बिगोनिया की लीव्स। लेकिन जब किसी प्लांट के लीफ, स्टेम या किसी दूसरे पार्ट के एक्सप्लांट्स को इन विट्रो कल्चर किया जाता है तो उस पर बहुत सारी एडवेंटाइटियस शूट बड डेवलप हो जाती है और ये शूट बड्स बाद में कंप्लीट प्लांटलेट में चेंज हो जाती है। थर्ड मेथड है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। बहुत सी प्लांट स्पीसीज में माइक्रो प्रोपेगेशन के लिए सोमैटिक एम्ब्रियोज को यूज किया जाता है। जब एक सोमैटिक सेल से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उसे हम सोमैटिक एम्ब्रियो कहते हैं और इस प्रोसेस को सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। हमने पिछले वीडियोज में सोमैटिक एम्ब्रियोज के बारे में डिटेल से स्टडी की थी और उसमें हमने देखा था जब हम एक्स प्लांट को एक ऑक्जीन वाले कल्चर मीडियम पे रखते हैं तो उसकी जो सेल्स होती है वो परमानेंट सेल्स होती है, वो डी डिफ्रेंशिएटेड हो जाती है अर्थात मेरिस्टेमेटिक हो जाती है और इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स के द्वारा एम्ब्रियोजेनिक क्लम्प्स बनते हैं और जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं तो ये एम्ब्रियोजेनिक क्लम्प्स सोमैटिक एम्ब्रियोज में चेंज हो जाते हैं और प्रत्येक सोमैटिक एम्ब्रियो बाद में एक कंप्लीट प्लांटलेट को बना देता है। इस प्रकार एक सोमैटिक एम्ब्रियो से कई बार डिवीजन द्वारा और सोमैटिक एम्ब्रियोज भी बन जाते हैं जिन्हें हम सेकेंडरी सोमैटिक एम्ब्रियोज कहते हैं। इस प्रकार सोमैटिक एम्ब्रियोज के द्वारा भी हाई मल्टीप्लिकेशन रेट को प्राप्त किया जा सकता है। आर्टिफिशियल सीड। आर्टिफिशियल सीड एक जेल बीड होती है जिसके अंदर एक सोमैटिक एम्ब्रियो या शूट बड तथा उस सोमैटिक एम्ब्रियो या शूट बड की ग्रोथ के लिए आवश्यक न्यूट्रिएंट्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स, पेस्टिसाइड्स, एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अर्थात अगर हम एक शूट टिप या सोमैटिक एम्ब्रियो ले लें और उसे एक जेल में बंद कर दें और उस जेल में हम जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं जो सोमैटिक एम्ब्रियो और शूट बड की डेवलपमेंट के लिए आवश्यक हैं वह भी रख दें तो इस मटेरियल को हम आर्टिफिशियल सीड कहते हैं। आर्टिफिशियल सीड्स जो है उन्हें दो मेथड द्वारा प्रोड्यूस किया जा सकता है, या तो डेसिकेटेड सिस्टम द्वारा या हाइड्रेटेड सिस्टम द्वारा। माइक्रो प्रोपेगेशन की कुछ एडवांटेज हैं। जो माइक्रो प्रोपेगेशन की जो चीफ या मुख्य एडवांटेज यह है कि इसमें हाई मल्टीप्लिकेशन रेट प्राप्त होता है और इसके द्वारा उन रेयर जीनोटाइप को या उन प्लांट्स में जिनमें मल्टीप्लिकेशन रेट कम होती है उनमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन करवाया जा सकता है। सेकेंड एडवांटेज यह है कि माइक्रो प्रोपेगेशन में बहुत कम एक्सप्लांट ही यूज किया जाता है, जबकि जो कन्वेंशनल टेक्निक्स हैं उनमें ज़्यादा मटेरियल को यूज किया जाता है। इस टेक्निक्स के द्वारा यह फायदा है कि अगर जो टिश्यू या मटेरियल लिमिटेड अमाउंट में है तो उसे भी हम माइक्रो प्रोपेगेशन के लिए काम ले सकते हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन के दौरान जो फंजाई है, बैक्टीरिया है, उन्हें इलिमिनेटेड कर दिया जाता है
और जो कंटेमिनेटेड कल्चर्स होते हैं उन्हें भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसके कारण जो प्लांट्स हमें प्राप्त होते हैं वो एकदम क्लीन होते हैं और वो डिजीज फ्री प्लांट्स होते हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन में जो प्लांटलेट्स होते हैं उन्हें पैथोजन फ्री स्टेट में बनाए रखा जाता है और जो कल्चर्स हैं वो भी पैथोजन फ्री स्टेट में होते हैं। तो इसलिए ये जो प्लांट्स होते हैं इन्हें आसानी से एक्सपोर्ट किया जा सकता है और इसमें क्वारंटाइन प्रॉब्लम भी नहीं होती है। स्मॉलर साइज के कारण इनकी पैकिंग भी इजी होती है। डायोशियस स्पीसीज यानी जिनमें मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं, इनमें कई बार मेल या फीमेल प्लांट दोनों में से एक ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एस्पैरेगस में मेल प्लांट इंपॉर्टेंट होता है, पपाया प्लांट में फीमेल प्लांट इंपॉर्टेंट होता है। तो इस केस में जो इंपॉर्टेंट प्लांट है उसी का ही हम माइक्रो प्रोपेगेशन कर सकते हैं। इस माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक के द्वारा जो फॉरेस्ट ट्री है उनको भी हम रैपिडली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन जो है वो पूरे ईयर जो है किया जा सकता है और उस पर सीजन का इफेक्ट नहीं होता है। माइक्रो प्रोपेगेशन की कुछ लिमिटेशंस भी है कि इसमें फर्स्ट तो प्रोडक्शन क्रॉप जो होती है वो हाई होती है, इसलिए अधिकतर जो क्रॉप्स और फ्रूट ट्री में इसे नहीं किया गया है। और जो सुटेबल टेक्निक्स हैं माइक्रो प्रोपेगेशन के लिए वो अधिकतर स्पीसीज में अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा जब हम इन विट्रो कल्चर करते हैं तो उसमें सोमोक्लोनल वेरिएशंस भी उत्पन्न हो जाती है, स्पेशली जब एक कैलस फेज इन्वॉल्व होती है। सोमोक्लोनल वेरिएशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से स्टडी करेंगे।